तो समझा जाए हिमालय का विस्तार। देखिए हम आपको पिछले क्लास में आपको हम बताए थे हिमालय का विस्तार कहाँ से, तो उत्तर से दक्षिण ऐसे ऐसी विस्तार बताए थे। ऐसे ऐसी कहने का मतलब हो गया पहला ऊपर में जो था हमारा ग्रेट हिमालय, ठीक है, या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, एक ही कहा जाता है। फिर बीच में आपको हम बताए थे कौन, मध्य हिमालय या हिमाचल, जिसमें कई तरह के घाटियां थी, कश्मीर की घाटियां, कुल्लू की घाटियां, याद है कि नहीं है। फिर इसके नीचे था कौन, शिवालिक। नीचे कौन था, शिवालिक। तो तीन तरह के आपको हिमालय के बारे में बताए थे, जो उत्तर से जो है क्रमशः दक्षिण की तरफ चला था। और शिवालिक के बारे में भी आपको बताए थे कि यह बिहार में 856 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें कि आप देखोगे ये जो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के इलाकों में आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो वहां तक हम आपको कंप्लीट करवा दिए थे। चलिए आज के क्लास में हम चेकआउट कर लेते हैं पश्चिम से पूरब स्थित क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का विभाजन। अब पश्चिम इधर है, आपको पता है मैप में, आपको देखो ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, इधर क्या हो जाएगा वेस्ट और इधर क्या हो जाएगा ईस्ट, यानी इधर से इधर तक के हिमालय का विभाजन। आपको पता है सीधा लंबा लंबी हिमालय गया है। इधर आपका कहाँ से बाबू, तो इधर शुरू होता है और उधर अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, ठीक है। ये आपको हम बता दिए थे। चलिए आप थोड़ा मैप को भी देख लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका मैप है बाबू, और हिमालय यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, आपको पता है ये बात। और हम आपको तो तीन तरह के हिमालय, पहला देशांतरीय विस्तार में ऐसे बताए थे, याद है कि नहीं है। लेकिन इस वाले में हमको क्या पढ़ना है, ऐसे तो है लेकिन आपको आधा आधा करके पढ़ना है, यानी यहाँ से यहाँ तक पहले पढ़ लेना है, फिर इनके बीच का पढ़ना है, फिर इनके बीच का पढ़ना है, फिर इनके बीच के कौन कौन से एरिया है, कितना किलोमीटर है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, इनको पढ़ना है। क्योंकि एक तरफ से मतलब अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो फिर समस्या होगा, समझ नहीं आएगा। तो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, आधा आधा टर्म को बांट करके पढ़ते हैं। तो देखिए जैसे चार भागों में बांट दिया गया है, तो कौन सा हो गया, इधर वाले हिमालय को हम लोग पंजाब हिमालय कहेंगे, बीच वाले को कुमायूं हिमालय कहेंगे, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इस तरह से जो है हिमालयों को चार भागों में हम लोग बांट करके पढ़ेंगे। किधर से, तो पश्चिम से पूरब की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना यहाँ पर पश्चिम से पूरब विस्तार। क्लियर है चीजें भाई। तो चलिए इनके आधार पर आपको पता हिमालय को चार भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। यानी इधर वाला जो हिमालय को क्या कहेंगे, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कुमायूं हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय जो बांट करके पढ़ेंगे, या हिमाचल। तीसरा नेपाल हिमालय, आपको जो है नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, सबसे ऊंची चोटी विश्व का, ठीक है। इसके बाद असम हिमालय, ओके, असम क्षेत्र में जो हिमालय है वो असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पंजाब हिमालय, ओके। तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय इसे कहा जाता है। ये सबसे पहली बात है, तो कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो याद रखिएगा बाबू, सिंधु नदी से लेकर के यह सतलज नदी के बीच स्थित है। यानी हम लोग कहां पढ़ेंगे, कहां से कहां तक, तो आप इनको देख लीजिएगा। ये आपका बाबू यहाँ सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी से लेकर के यहाँ सतलज नदी तक के बीच के एरिया को हम लोग कौन सा हिमालय कहते हैं, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय कहते हैं। कोई दिक्कत, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय कहेंगे, वो वाला एरिया को अभी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है चीजें। चलिए अब इस हिमालय को बाबू अभी तुरंत बताए थे कश्मीर हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, कोई दिक्कत, तो पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई 540 किलोमीटर है। यानी यहां से यहां तक जो अभी बताए हैं, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक के बीच की जो एरिया है, टोटल कितना भाई, 540 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें कुछ मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें कि आपको हम शुरू में ही पढ़ा दिए थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार पहाड़ियां इसी श्रेणी में है। जो कि हम आपको बताए भी थे कि भारत का सबसे ऊंची चोटी काराकोरम यानी K2 है। गॉडविन ऑस्टिन या फिर गौरीनंदा पर्वत के भी नाम से इसे जाना जाता है, याद है कि नहीं है। ये वाला आपका आ गया, किसके अंदर आ गया पर्वत श्रेणियां, तो पहला वाला के अंतर्गत आ गया है, ठीक है, यानी पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। क्लियर है चीजें, बस शॉर्ट में हम पढ़ा रहे हैं, संक्षेप में जहां से क्वेश्चन आएगा। चलिए दूसरा अब हम लोग समझेंगे कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय कहां से था, देखो पंजाब हिमालय कहां पर समाप्त हुआ, देखो सिंधु नदी से लेकर के कहां तक था, सतलज तक था। तो बाबू सतलज से ही ना शुरू होगा, कौन, सतलज से शुरू होगा कुमायूं हिमालय।
कुमायूं हिमालय याद रखिएगा सतलज नदी तथा काली नदी के बीच स्थित है। तो अगर आपको पूछेगा कि जो कुमायूं हिमालय है वो कहां से कहां तक है, तो देख लग सकते हैं आप लोग, चेकआउट कर सकते हैं। ये सतलज नदी हो गया और काली नदी के बीच वाले एरिया को हम लोग कौन सा कहेंगे, कुमायूं हिमालय कहेंगे। ठीक है बाबू, क्या कहेंगे, कुमायूं हिमालय कहेंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया, कुमायूं हिमालय। ठीक है, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, छोटा है ये थोड़ा। सबसे ज्यादा कौन दिखा अभी फिलहाल, तो 540 किलोमीटर। ठीक है, तो 320 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणी नंदा देवी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जो कि इसी के अंतर्गत आता है, कुमायूं श्रेणी, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। तो 3 से 4 चीजों को जानना है आप लोगों को, और ज्यादा कुछ भी नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा मैप को भी। तो ये आपका पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, 320 किलोमीटर, नंदा देवी पर्वत। यहाँ भी लिखा हुआ पर्वत का नाम, आप लोगों को पता चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, थोड़ा देख लीजिएगा। दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन मैप से आप लोग सीखिए, मैप वगैरह सब आप लोग जहाँ नोट्स वगैरह सब करते हैं, फेयर करते हैं, वहाँ मैप भी बनाइए, तब मजा आएगा। ज्योग्राफी का चीज ही है मैप का। ठीक है, मैप से आप लोग बनाइएगा, कभी नहीं भूलिएगा इसको। खाली आप लोग छाप लेते हैं, हो गया। ठीक है, मैप बनाइए। चलिए, तो कुमायूं हिमालय तक का हम बात क्या कर लिए, कुमायूं हिमालय तक बात कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए आगे देखते हैं किसके बारे में समझेंगे, नेपाल हिमालय। तक काली नदी तक कुमायूं हिमालय था। काली नदी के बाद और तीस्ता नदी से पहले के बीच के हिमालय को क्या कहेंगे, नेपाल हिमालय कहेंगे। चलिए समझा जाए इसको। तो काली नदी तथा तीस्ता नदियों के बीच स्थित जो हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई बाबू 800 किलोमीटर, ये थोड़ा बड़ा है। इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर है। इसके कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणी जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा यहाँ तक भी फैला हुआ है, मकालू हो गया, ये सब हो गया, मकालू पर्वत श्रेणी हो गया। ठीक है, तो अगर आपको नेपाल हिमालय के अंतर्गत पर्वत श्रेणियां कुछ पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट, मकालू पर्वत श्रेणी, और आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कंचनजंगा। जो कि कंचनजंगा अगर आप दार्जिलिंग चले जाइएगा वहां से आपको दिखेगा कंचनजंगा। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है। चलिए क्लियर है यहाँ तक, नेपाल हिमालय समझ में आ गया। अब देखिए, अब शुरू होता है हमारा असम हिमालय। तो अभी देखिए तीस्ता नदी से ये शुरू होगा और ब्रह्मपुत्र नदी यानी दिहांग नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। इस नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। और इसकी लंबाई कितना है बाबू, 720 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इसको मैप में भी देख लीजिए। तो इस तरह से हम लोग जो है इनको कवर किए हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद रहेगा। तो पूरब से पश्चिम के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, 4। कौन कौन, पहला पंजाब या कश्मीर हिमालय, लंबाई 540 किलोमीटर, याद रहेगा। कौन कौन से पर्वत श्रेणी, जास्कर, काराकोरम, ठीक है, और धौलाधार, पीर पंजाल, ये सब पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बाद कहां से कहां तक, सिंधु नदी से सतलज, 100 याद रखिएगा, 100 और 100, सिंधु सतलज, सिंधु नदी से सतलज नदी। इसके बाद कुमायूं नदी, कुमायूं नदी कहां से शुरू होगा, सतलज से काली नदी के बीच, कौसे कुमायूं कौसे काली, लास्ट में याद रख लीजिएगा। तो कुमायूं नदी सतलज नदी से शुरू होकर के काली नदी तक के बीच है। इसकी लंबाई कितना है बाबू, 320 किलोमीटर। इसके अंतर्गत गौरी नंदा पर्वत, ये सब शिखर आते हैं। क्लियर है चीजें। इसके बाद काली नदी से तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की अगर लंबाई की बात करेंगे तो टोटल 800 किलोमीटर है। और इसके अंतर्गत आने वाले पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, और कौन सा हो गया, मकालू पर्वत श्रेणियां हो गया, याद रहेगा। चलिए इसके बाद आपका कौन हो गया, तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, असम हिमालय। इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 720 किलोमीटर। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है पर्वत श्रेणियां कौन कौन से हैं, इसमें नहीं है, पर्वत श्रेणी नहीं है। हालांकि इसमें जो है पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो ये था आपका हिमालय के बारे में जो आपको शॉर्ट तरीके से हम बता दिए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब देखो, हिमालय तो बाबू यहाँ से यहाँ तक तो फैला ही हुआ, ये आपका हिमालय हो गया। लेकिन कुछ पहाड़ियां यहाँ से यहाँ तक इधर भी आया हुआ है। आपको बता दें ये कौन सा स्टेट हो गया, हमारा पूर्वी स्टेट हो गया, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर होगा असम, होगा मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अब इधर भी ये पहाड़ी फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पहाड़ी है। तो इसी पहाड़ी को बाबू पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल यानी पूरब वाले एरिया को,
पूर्वी पहाड़ी या फिर पूर्वांचल की पहाड़ी। नाम से ही पता चल रहा है ये पूरब में स्थित है, तो पूर्वांचल की पहाड़ी। तो चलिए भारत के पूर्वांचल या फिर पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद हमारा पर्वत श्रृंखला पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो दिहांग गॉर्ज के बाद, यानी जो दिहांग नदी यहाँ से जो आता है, दिहांग नदी कौन है बाबू? वही ब्रह्मपुत्र नदी है। तो दिहांग नदी के गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाता है। यानी यहां से लेकर के देखो दक्षिण की ओर मुड़ा है, यानी नीचे मुड़ा, तो दक्षिण की ओर तीखा गॉर्ज बनाता है। बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। यानी भारत का पूर्वी सीमा कौन? यही है। तो भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, जिन्हें पूर्वी पहाड़ियां या फिर पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। क्लियर है? तो ये कब कहां से शुरू होता है? तो दिहांग गॉर्ज के बाद, यानी यहां से, जहां से जो है ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ती है, वहीं से लेकर के ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और भारत की सीमा से जो है सट करके बाउंड्री क्रिएट करती है। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? पूर्वांचल की पहाड़ियां या फिर पूर्वी पहाड़ियां के नाम से जानते हैं। यह पहाड़ियां मजबूत बलुआ पत्थर, यानी ये जो इधर जो पहाड़ है, ये किससे बना हुआ है? बलुआ पत्थर से बना है, जो कि अवसादी चट्टान है, ये इन्हीं से बना हुआ है। ठीक है। यह घने जंगलों से ढकी होती है। ये यानी यहाँ की जो पहाड़ियां है, यहाँ पर काफी घने घने जंगल है, क्योंकि इसकी हाइट कम होती है। तो हाइट कम होगा तो जंगल ज्यादा होगा, क्योंकि हाइट कम होगा तो बर्फ ज्यादा उतना होगा नहीं। अगर तुम हिमालय का बात करोगे तो उस पर देखोगे खाली बर्फ ढका हुआ था, स्नो होते रहता हमेशा। लेकिन यहाँ की पहाड़ियां क्या है? छोटी है, ऊंचाई ज्यादा नहीं है, तो जिस कारण पहाड़ पर आप लोग देखोगे बहुत सारे वृक्ष होते हैं। तो ये क्या होता है? जंगलों से घिरा है, तथा अधिकतम भाग घाटियों के रूप में फैला है। और यहाँ का जो है भाग घाटी है। घाटी हम आप लोग को बताए थे, घाटी क्या होता है? दो पहाड़ों की बीच की भूमि को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। याद है कि नहीं है? ऐसे दो पहाड़ है, बीच की भूमि जो है वो घाटी कहलाता है। सुंदर सुंदर जगह होते हैं, जैसे कश्मीर की घाटी, फूलों की घाटी, कुल्लू घाटी, ये सब घाटियां हैं। और वहीं पर लोग जाता है घूमने फिरने के लिए। मस्त वहां का व्यू मिलता है, चारों तरफ से पहाड़ होता है, बीच में शानदार हवाएं चलती है, मन पूरा जो है खुश हो जाता है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या होता है बाबू? घाटी के रूप में फैली हुई है। पूर्वांचल में पटकोई, नागा, लुसाई तथा मणिपुर की पहाड़ियां हैं। तो कौन कौन से पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं? याद नाम रख लीजिएगा, लुसाई, मणिपुर, पटकोई, नागा, ये सब पूर्वांचल की पहाड़ियों में स्थित है। क्लियर है बाबू? तो इसी के साथ हमारा जो है पर्वत श्रेणी जो आपको हम पढ़ा रहे थे, जो ग्रेट हिमालय था, उनका सारा कहानी कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। देशांतरीय विस्तार में हम आप लोगों को पढ़ाए थे, कौन सबसे ऊपर में क्या था? उत्तर में तो ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, तीनों के बारे में कंप्लीट करा दिए थे। तीनों की लंबाई चौड़ाई के बारे में बता दिए हैं। इसके बाद आपका जो है पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार में चार भागों में बांट करके पढ़ते हैं, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय। ठीक है। इसके बाद नेपाल हिमालय और असम हिमालय, चार भागों में बांट दिए। फिर इधर भी हिमालय का कुछ भाग मुड़ा था, जिसे हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। इनके बारे में भी हम आपको समझा दिए हैं। क्लियर है? तो हिमालय का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। ओके, चलिए। अब हमारा दूसरा, याद रखिए, आपको हम भारत का फिजिकल डिवीजन पढ़ाए थे, टोटल 6 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। आपका हिमालय कंप्लीट। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। मैप लगाया हुआ है क्या जी? देख लेते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, यस, यहाँ पर देख लीजिएगा, उत्तर का विशाल मैदान। तो यहाँ से तो बाबू ये सब तो पहाड़े था, पहाड़ वाला एरिया पढ़ चुके हैं, यहाँ तक पहाड़ था। इसके बाद हम लोग देखो उत्तर का विशाल मैदान पढ़ेंगे, ये वाला एरिया, ये वाला, ये आपका सिर्फ मैदानी भूमि है बाबू। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये आपका कौन सा भूमि है? मैदानी भूमि है। ठीक है। अब इनको पढ़ेंगे, तो पहले हिमालय, फिर मैदानी भूमि, फिर प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए ये जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में पढ़ते हैं और एक एक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो उत्तर का विशाल मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली से मिलकर के बना है। सिंधु नदी, जो कि इधर जो कि कहां पर है? पश्चिम में है। ठीक है। इसके बाद गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, 3 नदियों से मिलकर के बना है। थोड़ा मैप में आपको हम बता देते हैं कहां कहां पर है बाबू। तो ये आपका सिंधु नदी, देखिए इधर से निकलता है, यहाँ से सिंधु नदी हो गया, इधर से सिंधु नदी, बीच में आपका उत्तराखंड, यहाँ से गंगा नदी इसी बीच में बहता है। और ब्रह्मपुत्रा भी आकर के इधर ही मिलता है, जो कि जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। तो ये 3 नदियों से मिलकर के बना है। तो याद रखिएगा, ये जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है, किन 3 नदियों से बना है? तो सिंधु नदी और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है चीजें?
अब इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। यानी हमारा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों के ही तो योग से बना है ये। चलिए, अब देखिए, ये चूंकि नदियों से बना हुआ है तो यहाँ कई सारे, हम सबको बाहर निकालो जी। ठीक है, तो चूंकि ये जो भूमि है वो तीन नदियों से बनी हुई है, और नदी से जो भी भूमि बनती है बाबू, वहां की जमीन बहुत उपजाऊ होती है। यही कारण है, देखिए, बिहार का मैदानी भाग फसल ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश फसल ज्यादा होता है, पंजाब में भी फसलें ज्यादा उगाई जाती है, वेस्ट बंगाल फसलें उगाई जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो है खेती बाड़ी अच्छी मात्रा में हो जाती है। बातें समझ में आ रहा है? उत्तर का विशाल मैदान में अब यह जलोढ़ मिट्टी से बना, यानी हमारा जो जो भूमि है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी कह सकते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यह किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, जिस कारण यह भारत का ही नहीं, विश्व का देखो सबसे अधिक उपजाऊ और जनसंख्या वाला मैदान है। यानी पूरे विश्व में यह जो मैदान है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, यानी ज्यादा फसलें उगती है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है। सीधी सी बात है कि जहाँ फसल ज्यादा होता है, क्योंकि हर एक चीज, फैक्ट्री, रोड, रेलवे, जो भी चीजें बनता है समतल भूमि में बनता है, वहां बनाना आसान होता है। पहाड़ पर क्या आप रेलवे चलाइएगा, रेलवे ट्रैक लाइएगा? नहीं। पहाड़ पे देखे रेलवे ट्रैक? नहीं, दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जनसंख्या भी क्या है? ज्यादा है, फसलें भी ज्यादा उगती है। क्लियर है चीजें? यह 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर से अधिक क्षेत्रफलों में फैला है। तो टोटल उत्तर उत्तर भारत का विशाल मैदान कितने भागों में फैला हुआ है बाबू? तो 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिम से पूरब तक की इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर। पश्चिम यानी सिंधु नदी से शुरू होता है उधर ब्रह्मपुत्र नदी तक, यानी पश्चिम से पूरब की लंबाई 2400 किलोमीटर है टोटल इस उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसकी चौड़ाई 50 से 500 किलोमीटर है। यानी चौड़ाई का बात करेंगे बाबू तो आप लोग को पता चल रहा होगा, यहाँ देख सकते हैं, सॉरी 150 से। यहाँ देखिए, लंबाई की बात करेंगे तो कितना होगा? 2400, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2400। लंबाई की बात करेंगे तो 2400, और चौड़ाई क्या हो जाएगा? 150 से लेकर के 500, कहीं ज्यादा है कहीं कम भी है ना, इसलिए 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। क्लियर है चीजें? आगे देखा जाए, इस विशाल मैदान को मोटे तौर पर 3 उपभागों में बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया पंजाब का मैदान या पश्चिमी मैदान। अब एक के साथ थोड़ी ना पढ़ लीजिएगा, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, कहानी खत्म। बिहार देख रहे हो कितना बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो ये सब स्टेट इसी के अंतर्गत आता है। तो पंजाब का मैदान या पश्चिमी मैदान, पहले इनको पढ़ लेंगे, फिर गंगा का मैदान पढ़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार आ जाएगा इसमें। इसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान जो कि उधर आपका असम आ जाएगा, और जो झारखंड वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, तो इनको भी 3 भागों में बांट करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इस मैप को। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, पंजाब का मैदान या फिर पश्चिमी मैदान। पंजाब का मैदान किधर? ये वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला पंजाब का मैदान, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया देखोगे तो इस वाला एरिया में बाबू ज्यादातर हिस्सा जो है ना राजस्थान भी है, और ज्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, वो भी चीजें कवर करेंगे हम। तो कहता है कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो बना भाग है उसे ही पंजाब का मैदान या फिर पश्चिमी मैदान कहते हैं। ठीक है, किस नदी के द्वारा बना गया पंजाब का मैदान? सिंधु नदी के द्वारा। ठीक है, इस मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। ये मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। हमारे भारत में पंजाब राजस्थान है। यहाँ पर भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का क्षेत्र सम्मिलित है। अगर पंजाब हिमालय का बात करेंगे बाबू, ठीक है, पंजाब हिमालय का बात करेंगे तो कहाँ पर है इसका जो है, इस क्षेत्र में कौन कौन से शामिल है? तो पंजाब हो गया, हिमालय, ये हरियाणा हो गया, और राजस्थान का क्षेत्र आता है। और जबकि इसका सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पर सम्मिलित हो गया है? पाकिस्तान में हो गया। ठीक है,
इस भाग में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली नदियां, अब इसी भाग से हिमालय निकलता है और कहाँ बहता है, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार झारखंड होते हुए फिर कहाँ पे चल जाता है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। प्रवाहित होने वाली नदी तथा सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। यानी इस भाग में जो हिमालय, आपको बताए थे पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय में जो हिमालय स्थित है, इससे कई सारे नदियां निकलती है, जिसमें आपका चेनाब हो गया, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज नदियां हैं। तो आप याद रखिएगा, जो हमारा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जो कि पंजाब का मैदान है, ठीक है, पंजाब का मैदान या पश्चिमी मैदान है, उस इलाके में भी हिमालय है। और उस हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सा है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास इत्यादि, ठीक है, याद रखिएगा। अब लूनी नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है। जो राजस्थान की नदी है वो लूनी नदी है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लूनी नदी, माही नदी, ये सब क्या है बाबू, उल्टी दिशा में बहने वाली नदी है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो लूनी नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है, ठीक है। चलिए, राजस्थान में कुछ प्रसिद्ध खारे पानी के झील भी है। अब इस एरिया में बाबू, उत्तर भारत का विशाल मैदान के अंतर्गत पश्चिमी का मैदान या फिर पंजाब का मैदान के अंतर्गत आपका राजस्थान इलाका आता है। यहाँ पर कुछ खारे पानी के झील है, जैसे सांभर झील, पूछ भी देता है क्वेश्चन, आपको कंपटीशन में पूछ देता है, सांभर झील कहाँ है, राजस्थान है में। डेगना झील, ये खारे पानी का झील है, ठीक है। दिदवाना झील तथा कुचापन झील यहाँ पर राजस्थान में ही है, ठीक है। तो ये आपका खत्म होता है पंजाब का मैदान या फिर पश्चिमी मैदान। तो अब हमारा एक और बच गया है, कौन बाबू, तो आपको अभी तुरंत ही बताए थे, एक आपका ये पंजाब का मैदान कंप्लीट हो गया, दूसरा हम क्या करेंगे, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये तीनों को, दोनों को पढ़ने के साथ आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे प्रायद्वीपीय पठार पे। क्लियर है चीजें? तो आई होप कि आप लोगों को इतना सारा बात समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो देखते हैं आज के क्लास में आप लोगों का, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका कौन सा हो गया, अलग हो गया, फिर ये अलग हो गया, फिर यहाँ अलग हो गया। तो ये वाला एरिया जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आज गंगा का मैदान के बारे में, ठीक है। कौन सा मैदान, तो गंगा के मैदान के बारे में। क्लियर है बाबू? चलिए शुरू करते हैं। तो यमुना नदी से लेकर के पूरब में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक, बांग्लादेश का पश्चिमी सीमा यानी पूरा आपका जो है ये पश्चिम बंगाल आ गया। तो इधर कहां से शुरू होगा, यमुना नदी, ठीक है। जमुना नदी से शुरू होकर के बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा यानी पूरे बंगाल का एरिया आ गया तक फैले मैदान को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती मैदान या फिर गंगा का मैदान कहते हैं। इससे पहले क्लास में हम आपको पंजाब का मैदान ऑलरेडी समझा चुके हैं। क्लियर है? तो गंगा का मैदान कहां से कहां तक फैला है इसके बारे में जान लीजिए। इधर यमुना नदी से लेकर के पश्चिम बंगाल का मध्यवर्ती, ये जो है पश्चिमी सीमा यानी पूरा जो है आपका जो है बंगाल आ गया, पूरा पश्चिम बंगाल आ गया, ठीक है। तो वहां तक फैले मैदान को क्या कहते हैं, गंगा का मैदान कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग कितना है, 1400 किलोमीटर है। तो अगर हम गंगा मैदान की लंबाई की बात करेंगे तो 1400 किलोमीटर है। क्लियर है बाबू? यहाँ पर इस क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, है ना, बोले ना अभी। तो इस प्रदेश में कौन कौन से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये सब आ गया आपका। चलिए यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यूपी वाला एरिया आ गया, बिहार वाला आ गया, झारखंड, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल वाला एरिया यहाँ पर आ जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं है तो समझा जाए चीजों को, ठीक है। तो अगर हम पूछेंगे कि गंगा के मैदान में कौन कौन से भाग आते हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, इधर से शुरू करिए, उधर चल जाइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे देखा जाए, इस मैदान को भी तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं। इतना सारा नहीं पढ़ेंगे, इसको भी तीन भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, पहला आसान है, ज्यादा भारी भी नहीं है, ऊपरी गंगा का मैदान। तो इसके अंतर्गत दिल्ली से इलाहाबाद तक के क्षेत्र आता है, यानी ऊपरी गंगा। देखो ऊपरी गंगा का मैदान क्या होता है जरा समझिएगा। एक बात बताइए, गंगा इधर से निकलता है, ऐसे ऐसे होकर के फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए जो है बांग्लादेश में घुस करके वो जो है क्या होता है, वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। तो गंगा निकला कहां से, तो यहाँ से। तो ऊपरी भाग यही से ना हुआ, जहां से शुरू होता है उसी को ऊपरी भाग कहते हैं। तो यहाँ से शुरू हो गया, ये निचली भाग हो गया, ये बीच वाला भाग हो गया, ऊपरी भाग हो गया, ठीक है। तो ऊपरी में गंगा का मैदान एक भाग, इसका क्या हो गया, ये जो गंगा का मैदान है, तो पहला जिसको जो हम बांट के पढ़ेंगे तो ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान याद रखिएगा, दिल्ली से इलाहाबाद,
ठीक है। इसके अंतर्गत दिल्ली से इलाहाबाद तक के क्षेत्र आता है। दूसरा अगर हम बात करेंगे मध्यवर्ती गंगा का मैदान, तो इसके अंतर्गत इलाहाबाद के बाद का क्षेत्र आएगा। तो इलाहाबाद से फरक्का तक फैला हुआ, फरक्का यानी जो है आप ये चल जाइएगा बंगाल के बॉर्डर पे तो फरक्का आपको दिख जाएगा। नहीं नहीं। ठीक है, चलिए। तो आपको यह इलाहाबाद से फरक्का तक फैला हुआ है। इसके बाद निचली गंगा का मैदान देखेंगे। निचली गंगा मैदान यानी उधर फरक्का के बाद का कहानी। तो यह पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? यह पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इस मैदान को बिहार राज्य गंगा और उसकी सहायक नदियां द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना है। यानी जो पश्चिम बंगाल है वो किस मिट्टी से बना है? तो जो बिहार राज्य में जो गंगा है और उसकी सहायक नदियां, उसके द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, उसी के द्वारा ये मैदान बना हुआ है। ठीक है। और जो जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान होता है वो काफी ज्यादा उपजाऊ होता है। बातें समझ में आ रहा है? आगे पढ़ाएंगे जलोढ़ मिट्टी के सबके भी बारे में पढ़ाएंगे, आगे क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो गंगा का मैदान, गंगा का मैदान बाबू कहाँ से शुरू होता है? तो यमुना से लेकर के कहाँ तक शुरू है बाबू? तो बांग्लादेश के पश्चिमी सीमा तक, यानी पूरा पश्चिम बंगाल कह लोगे। इस क्षेत्र, इस जो है गंगा के मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो कहोगे सर उत्तर प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल आ गया। अगर लंबाई की बात करेंगे तो 1400 किलोमीटर के आसपास इसकी टोटल लंबाई है गंगा का मैदान का। ठीक है। गंगा के मैदान को 3 उप भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक ऊपरी गंगा का मैदान जो कि दिल्ली से इलाहाबाद तक का क्षेत्र आता है। निचली मध्य गंगा का मैदान इलाहाबाद से फरक्का तक के एरिया आ गया। और निचली गंगा का मैदान फरक्का से जो है आपका पूरे पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। हो गया। कितना आसान है, इससे एक बार पढ़ लीजिएगा, समराइज कर लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। ज्योग्राफी में तो फिर मजा ही आता है। बिहार में गंगा 2 भागों में बट जाता है। अब देखो बिहार में जो गंगा होता है वो 2 भागों में बट जाता है। एक तो उत्तरी गंगा का मैदान तथा दक्षिणी गंगा का मैदान। ठीक है। तो देखा जाए यहाँ तक ये चीजें क्लियर है। बिहार में गंगा 2 भागों में बट गया, उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो अब उत्तरी गंगा का मैदान की 2 प्रमुख नदियां के बारे में समझेंगे, याद रखिएगा। और टोटल आप लोग बाबू याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में जो है कौन कौन से नदियां बहती है? तो सब बिहार की नदियां हैं। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, सोन, कमला, कोसी, है ना, पुनपुन, फाल्गु, चानन, ये सभी बिहार की नदियां हैं। और ये सभी जो नदियां हैं ये गंगा की सहायक नदियां। सहायक नदियां कैसे? देखो एक मेन हो गया गंगा, ये नदी आ रहा है, आ रहा है गंगा नदी। अब कुछ कोई नदियां आकर के यहाँ पर गंगा में मिल गया, फिर इधर से जाकर के ये यहाँ मिल गया, फिर इधर से जाकर के ये यहाँ मिल गया, कोई इधर से आकर ये मिल गया, ये यहाँ मिल गया, और गंगा के जलस्तर को बढ़ा देता है। बात समझ में आ रहा है? तो देख रहे हो अभी बाबू यहाँ पर, तो ये तो मेन नदियां हो गया, ये इसका क्या कहेंगे, सहायक नदियां हो गया। बात समझ में आ रहा है? एक मेन आदमी होता है, उसके पीछे 2-4 गो बॉडीगार्ड होता है सहायता करने के लिए, सहायक। तो मेन हो गया वो सहायक नदियां हो गया। तो अगर हम उत्तर गंगा के मैदान का बात करें यानी ऊपर साइड वाला, तो इसका सहायक नदियां कौन? एक गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, सोन, है ना, कोसी जो कि अभी उफान पे है बाबू, नेपाल से जो है निकलती है। कोसी का उद्गम स्थान गोसाई थान से। अब बाबू देखो नदी के बारे में तो विशेष चर्चा हम लोग लेसन 3 में करेंगे। ठीक है। कौन सा नदी कहाँ से निकला है, किसकी कितनी लंबाई है, कहाँ पे जाकर के मिलती है, ये सारे चीजों को हम लोग लेसन 3 में पढ़ेंगे। इसलिए अभी थोड़ा सा संक्षेप में ही बताते हैं, वहां तो डिटेल से पढ़ाएंगे ही। और लेसन 3 खत्म करने के बाद ही ज्योग्राफी का फिलहाल हम लोग जो है वहां पर रोकेंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट को देखेंगे। ठीक है। तो जो उत्तर की जो है गंगा का मैदान है उसकी सहायक नदियां कौन? तो गंडक, बूढ़ी गंडक। और उत्तरी साइड से बाबू हिमालय से निकलती है सारी नदियां। बूढ़ी गंडक नदी, बागमती, कमला, कोसी, देख रहे हो कोसी ये जो है हिमालय के जो है गोसाई थान से निकलता है, पूरे उफान मचा देता है। अभी देखो नेपाल में पूरा बरसात हुआ, हिमालय से अलगे पानी आ रहा था। अब देखो कोसी उफान पे है, कोसी के कारण कई सारे सुपौल हो गया, किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, जो कोसी इलाका का है, पूरे अभी उधर क्या है, पानी जो है घुस गया है। बात समझ में आ रहा है? भागलपुर डूब गया है आधा। सबसे ज्यादा दुख होता है बाबू जब किसी का घर कट जाता है। बाढ़ आ जाए दिक्कत नहीं है, बाढ़ आ जाए पानी स्थिर रहे भाई, पानी सूख ही जाएगा, 10 दिन दिक्कत होगा। लेकिन वो जब गंगा काट देती है ना, अभी कुछ पहले वीडियो देख रहे थे, एक आया था, पूरा देख रहे थे, अच्छा अच्छा घर पानी में डूब जाता, मतलब कट जा रहा था। बहुत दुख हुआ उन चीजों को देख करके, वो दुखमयी घटना है बाबू, है कि नहीं है? बाढ़ आ जाए तो हम लोग झेल लेंगे, रह लेंगे। अब मान के चले जलस्तर बढ़ गया, ठगुना भर पानी है, तो ज्यादा से ज्यादा कभी 5 दिन 10 दिन के लिए ऊंचाई वाले जगह चल जाएंगे ताला मार के। लेकिन घरे नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है ना, समस्या हो जाएगा। तो ऐसा सब समस्या आ रहा है। ठीक है। चलिएगा आगे देखा जाए। और दक्षिणी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां सोन, पुनपुन, फाल्गु तथा चानन नदी है। क्लियर है बाबू? ये आपका सहायक नदियां हो गया, इसको भी याद रख लेना है।
आगे बढ़ते हैं। गंगा का मैदान कंप्लीट हो गया। अब समझते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी सबसे इधर वाला। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान समझते हैं, तो यह असम राज्य में स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या हो गया, असम राज्य में स्थित है, लगभग 650 किलोमीटर है। जबकि गंगा का मैदान की लंबाई कितनी, 1400, इसकी लंबाई कितनी, 650 किलोमीटर, यानी 650 किलोमीटर लंबा है, जो कि असम राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग मैप में देखिएगा तो ये वाला इलाका हो गया बाबू आप लोग, ठीक है, यहाँ देखिएगा तो ये वाला इलाका हो गया, किधर, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका देख रहे हो, इधर ये वाला यहाँ इलाका हो गया। तो यही है असम का मैदान या फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। चलिए आगे देखा जाए। अब इस नदी के बीच देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इस नदी के बीच सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप स्थित है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में भी। माजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है, तो असम में ही स्थित है। या किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है माजुली नदी द्वीप। ठीक है, याद रहेगा, यहीं पर है। ओके सर, आकृति के विभिन्न तापजी देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कुछ विशेष नहीं है, जितना था उतना हम पढ़ा दिए हैं, बाकी आप लोग बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब समझते हैं। तो अभी हम लोग देखें, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं बाबू। जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान था, उसको 3 भागों में बांट करके अभी हम लोग स्टडी किए, यस या नो। एक आपका पंजाब का मैदान था, दूसरा गंगा का मैदान है, यस या नो, तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान अभी पढ़ा है, यस या नो। ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी आपको 3 मैदानों के बारे में पढ़ा है। एक एक करके थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं। पंजाब का मैदान आपको हम बता दिए थे, ठीक है, इधर सिंधु नदी से लेकर के जो है कहाँ तक, यमुना नदी तक के बीच फैले ये है जो है मैदान को पंजाब का मैदान कहेंगे। ठीक है, अब गंगा के मैदान के भी तुरंत बारे में बताए कि यमुना नदी से लेकर के फरक्का तक के बीच लंबाई 1400। ठीक है, कौन कौन से स्टेट आते हैं आपको बता दिए। इसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है यहाँ पर, माजुली नदी द्वीप, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपका गंगा का मैदान हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ की मिट्टी कुछ कुछ कहीं कहीं अलग है, तो उनके आकार पर हम एक बार देख लेते हैं। आकृति विभिन्नता के आधार पर, कहीं मैदान प्लेन नहीं है, कहीं ऊंच है, खाबर है, कहीं कुछ है, तो इस तरह के जो है आकृति के आधार पर हम लोग देखेंगे गंगा के मैदान को, जो ये जो है उत्तर का जो विशाल मैदान है, उसको 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। आसान है, समझिएगा। पहला भाबर। अब भाबर क्या होता है जरा समझिएगा। भाबर होता क्या है, देखिए, कहता है कि जब नदियां पर्वत से उतरती है तो 8 से 16 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टी में बड़े छोटे पत्थरों के टुकड़े काफी मोटाई में जमा कर देते हैं। इसी गुटिका को भाबर कहते हैं। जैसे ऐसे समझिएगा, जब नदी हिमालय से निकलती है या कोई पर्वत से निकलती है, तो बाबू ऊंचाई से जब पानी गिरता है तो वो काफी तीव्र होता है, तेज रफ्तार होता है, तो अपने साथ कंकर, पत्थर, ईंट, गिट्टी को बहा करके लेके चलता है। ठीक है, लेकिन अभी हिमालय से निकल रहा था, बड़ी टेम्पर में था, लेकिन जैसे ही समतल भूमि पे जाएगा उतना स्पीड रहेगा। कभी कभी भूमि ऊंचा मिल गया तो इसका और हालत खराब हो जाएगा। तो पानी क्या करता है, जो अपने साथ कंकर पत्थर बहा के लाता था, वो कहेगा बाबू तुम यहीं छूट जाओ, अब पानी ऊपर ऊपर बह जाएगा। यही ना होता है जी, उतना, क्योंकि बहाव ही नहीं है, जो तीव्र जो बहाव रहेगा तभी तो अपने साथ बहा के लेके जाएगा। पानी में अपने गति नहीं है तो क्या वो ढोएगा, कंकर गिट्टी पत्थर को ढो पाएगा, वो धीरे धीरे पानी निकल जाता है सिर्फ। तो वही होता है, जब ये जो नदियां होता है पर्वत से उतरते हैं तो वो 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी में क्या करता है, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े जो काफी मोटाई में होते हैं उसको जमा कर देता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी के गुटिका को क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। ये आप लोग देख लीजिएगा, देख रहे हो, नदी जा रहा था, नदी निकल रहा था, और नदी निकल रहा था बाबू, जब जब समतल भूमि पाया तो देखो गिट्टी पत्थर को यहीं छोड़ करके अपना धीरे धीरे टगर करके चल गया दूसरी जगह, पानी निकल गया, और ये जो गुटिका छोड़ गया इसी को क्या कहते हैं हम लोग, भाबर कहेंगे। क्लियर है, भाबर का कहानी, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे भी भूमि आपको देखने को मिल जाएगा, गिट्टी कंकर पत्थर वाला। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी पत्थर को छोड़ दिया है और नदी धीरे धीरे अपना बाहर निकल गया है। तो कोई दिक्कत भाबर के बारे में, आगे समझा जाए टॉपिक। अब तराई क्षेत्र क्या होता है, देखो तराई का अर्थ होता है दलदली भूमि या फिर नमीदार भूमि। तराई कभी कभी आप लोग, अभी तो आप लोग नहीं जानते हैं, जब कोई किसान होंगे यहाँ तो जानेंगे। तराई करने का अर्थ होता है जमीन को भिगोना। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब यह भूमि जब पानी से भींगा हुआ होगा। तो तराई का मतलब समझिए, जब बाबर लिखा है
भाबर होगा। ठीक है, ये बाबर नहीं। ठीक है, मुगल शासक के बारे में नहीं कर रहे। जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बाबर के बारे में बताएंगे। ठीक है जी। बाबर कौन था? नहीं पता? मुगल संस्थापक बाबर कब स्थापना किया था मुगल साम्राज्य का? 1526 ईस्वी। याद रखिएगा। किसको हरा करके? इब्राहिम लोदी को। चलिए छोड़िए, याद रखिएगा, आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो देखिएगा। ठीक है, चलिए। जब भाबर के दक्षिणी क्षेत्र में नदियां पुनः प्रकट होती है, अब क्या करता है, इधर छोड़ देता है। ठीक है, गिट्टी उट्टी छोड़ दिया, और फिर नदी जो है, आप देखो ऐसा थोड़ी है कि एक बार बह गया तो फिर वो ऐसे छूट जाएगा, फिर तो पहाड़ से पानी आएगा ना। तो फिर कहता है कि जब पुनः प्रकट होती है, तब वह नम और दलदलिया क्षेत्र का निर्माण करती है, इसे ही तराई कहते हैं। यानी क्या होता है, जब फिर से पानी, एक बार तो पानी चला गया गिट्टी उट्टी छोड़ करके, फिर जब पानी आता है तो उसके दूसरे तरफ जो होता है पानी लग जाता है और दल और नमनमी क्षेत्र को बना देता है, उसे ही हम लोग तराई कहते हैं। देख रहे हो, जैसे इस इमेज में देखोगे हर जगह पानी पानी है, कादो कीचड़ वाला भूमि है, इस वाले एरिया को हम लोग कहेंगे तराई क्षेत्र। ठीक है, ये वाला एरिया को क्या कहेंगे? भाबर क्षेत्र। जहाँ गिट्टी पत्थर कंकर पत्थर होता है, जहाँ नमीदार भूमि होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? तराई क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, क्लियर है चीजें? आगे देखा जो छोटा छोटा पॉइंट है, समझाना जरूरी है। अब बांगर किसे कहते हैं? बांगर और खागर खादर, देखो बाबू, ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। अगर आपको पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार हैं, तो आपको कहना है सर 2 प्रकार है। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार, बांगर और खादर। अब कहिएगा सर ये भूल जाता है, बहुते बच्चा को कंफ्यूजन होता है कि सर ये कौन कैसे होगा। नहीं, नाम तो याद रहता है, लेकिन इस आखिर खादर और बांगर मिट्टी है क्या, ये भूल जाता है। एक हम तरीका बता देते हैं। एक बात बताइए, क ख ग घ में पहले क्या आता है? ख आता है। पहले क्या आया? ख, यानी खादर। पहले क्या आया? ख। ख से क्या कहेंगे बाबू? खादर। ठीक है, ख अरे बाबू क वाला है यहाँ। ब और ख से पहले क्या आएगा? हद है यार, तुम दोनों क ख ग घ पढ़ा रहे हैं क्या? पहले क आता है। अरे तुम बांगर और खादर का ही ना, अगर तुम अल्फाबेट का बात करोगे तो यहाँ पर होगा। तो खादर आया, तो पहले ख आया, तो इसको याद रखिएगा, नई का। ठीक है, नया। पहले जो चीज आता है नया नया होता है, फिर बाद में पुरान हो जाता है। ठीक है, तो पहले आया खादर, तो वैसा स्थान जब बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंच करके नई मिट्टी जमा कर देता है, खादर कहलाता है। यानी हर साल क्या करता है, बाढ़ का पानी पहुंच करके क्या करता है, नया मिट्टी जमा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ही हम बता रहे हैं, क्या होता है जी, इसे कैसे हो रहा है? ठीक है, अभी हम बता देते हैं। जैसे अभी हम तुरंत बताए हैं कि जब समुद्र से जो है, ये हिमालय से जब नदियां निकलती है, तो अपने साथ कंकर गिट्टी पत्थर बहुतों चीजों को ढो के लाती है। ऐसा नहीं, अभी देखिएगा गंगा कोसी जो नदी है, गंगा नदी, वो मिट्टी को काट रही है। अब मिट्टी को काट करके अपने साथ बहा रही है, बहा के लेके जा रही है। अब मिट्टी को काट करके बहा के ले जा रही है, लेकिन जहां पर उसको थोड़ा ऊंचाई वाला भूमि मिलेगा, वहां वो मिट्टी को ले जा पाएगा? वो मिट्टी को वहीं छोड़ देगा। वो मिट्टी को वहीं छोड़ देगा और वो पानी आगे डगर जाएगा, पानी आगे निकल जाएगा। तो हर साल जब कोई नदी मिट्टी को काट करके ला करके यहाँ ढेर कर देता है, जमा कर देता है, उसे ही हम लोग खादर कहेंगे, नयका मिट्टी। ठीक है, और जब कभी कभी क्या होता है, एक बात बताइए, कभी कभी क्या, तो कोई एक नदियां गया, इधर से गया, यहाँ पर मिट्टी छोड़ करके दूसरा बार इधर से मुड़ गया, तो ये जो पुरनका मिट्टी है, जल के द्वारा लाया गया पुरनका मिट्टी है, उसको बांगर कहते हैं। ठीक है, खादर और बांगर। तो खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। जलोढ़ मिट्टी क्या है, तो जो जल के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार, खादर और बांगर। खादर नए वाले मिट्टी को कहते हैं, जो हर साल बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी जो एक जगह जमा कर देते हैं। जो बांगर, ये बांगर होता है, वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। याद रहेगा, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी खादर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कहानी खत्म है। चलिए दोनों के एक साथ। और जो बाबू ये जलोढ़ मिट्टी होता है, वो काफी उपजाऊ होता है। ठीक है, और जलोढ़े मिट्टी से तो पूरा पश्चिम बंगाल बना है, बहुत उपजाऊ है वहां पर की भूमि। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। सभी को किसी कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो अब हमारा देखिए उत्तर का विशाल मैदान पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। तो फिजिकल डिवीजन में आपका हिमालय के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं, उत्तर का विशाल मैदान कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए ये हिमालय पर्वत पढ़ा दिए थे ना। चलिए, अब उत्तर का विशाल मैदान कंप्लीट हो गया ना। अब क्या आएंगे, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला रेड कलर का दिख रहा है, प्रायद्वीपीय पठार। फिर हम लोग
तटीय मैदान पढ़ेंगे, फिर मरुस्थल, फिर द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके चैप्टर का समापन होगा। तो भारत के बारे में ना पढ़ रहे हैं बाबू, पूरे भारत को कितने भागों में बांट के पढ़ रहे हैं, आप भारत की चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग ये सब में जितना भी नदी है, नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टेट वगैरह सबके बारे में पढ़ेंगे, तो ऐसे भी मजा आएगा, है कि नहीं है। चलिए देखिए, तो दक्षिण का पठार कौन हो गया भाई, ये हो गया दक्षिण का पठार, दक्षिण में है तो दक्षिण का पठार, ठीक है। या फिर इसको प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। ओके सर, चलिए अब प्रायद्वीपीय पठार का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। ये जो वाला इलाका है बाबू, ये वाला इलाका पहले यहाँ नहीं था, दूसरे जगह से ऑस्ट्रेलिया से जाकर के टूट करके यहाँ पर जुड़ा है, ये प्रायद्वीपीय पठार इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, दक्षिण का पठार आकृति की दृष्टिकोण से त्रिभुजाकार है, कौन लिखा गया यहाँ पर, कौन होगा, ठीक है। दक्षिण का जो पठार है वो आकृति की दृष्टि से कैसा है, अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कैसा है, त्रिभुजाकार, देखो त्रिकोण है ना, दिख रहा है ना, ऐसे हमारा तो भारत का ऐसे है, देखो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये त्रिभुजाकार है कि नहीं है। तो चलिए, तो ठीक है, तो दक्षिण का जो पठार है आकृति की दृष्टिकोण से क्या है, त्रिभुजाकार है, ठीक है, याद रहेगा, आकृति है। अब यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। अब आपको हम शुरुए क्लास में पढ़ाए थे, ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन पढ़ाए थे, गोंडवाना भूमि, पहले पूरा पृथ्वी एक हुआ करता था, दो ही था, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में भारत था जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट करके यूरेशियन प्लेट से टकराया था। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ आप लोग को हम ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से समझा दिए हैं। तो ये गोंडवाना भूमि का ही हिस्सा जो कि अभी हम बताएं, ठीक है, क्लियर है। यह उत्तर की ओर चौड़ा तथा दक्षिण में संकीर्ण है। तो उत्तर चौड़ा है, देखिए उत्तर की ओर चौड़ा है और दक्षिण में संकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब होता है पतला, उत्तर में चौड़ा, याद रहेगा। तो इसका थोड़ा फिजिकल के बारे में बता देते हैं। उत्तर की ओर क्या है, चौड़ा, और दक्षिण में क्या है, संकीर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर के 900 मीटर, यानी इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ जो पठार है उसका ऊंचाई 600 से 900 मीटर के आसपास है, ज्यादा ऊंचा भी नहीं है, ठीक है। अब इस एरिया में भी बहुत सारे पहाड़ है, पठार है, पहाड़ तो नहीं कहेंगे, पठार है, उनके बारे में जानना है। इसके उत्तर में अरावली, भाई उत्तर देखा जाए तो इसके उत्तर में कौन हो गया, तो अगर उत्तर की बात करेंगे तो ये वाला एरिया, तो इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। सर अभी ऐसे इसमें नहीं पता चल रहा है, इस मैप में देखिए, ठीक है, तब पता चलेगा। तो अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यही आपका है कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर में देखिए सतपुड़ा की पहाड़ियां दिखा, विंध्याचल की पहाड़ियां दिखा, ठीक है। तो ये सब पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां दिखा, तो इसके उत्तरी साइड में है ना जी। अब इसमें भी आप आ जाइएगा, इसमें तो पठार के बारे में दिया है, इस आगे बढ़ाएंगे इसमें भी, ठीक है। तो पहाड़ी दिख गया, इसके उत्तर में सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली की पहाड़ियां है, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। किसके उत्तर में, दक्षिण का पठार के उत्तर में, ठीक है, या फिर प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में। ओके सर, आगे देखा जाए, तथा पूरब में पूर्वी घाट, भाई पूरब तो उस साइड हुआ ना, आपको मैप पढ़ा है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पढ़ा है ना, तब पूरब में पूर्वी घाट, तो ये वाला ब्लू कलर, ये जो है ग्रीन कलर है जी, ग्रीन कलर दिख रहा है ना, तो ग्रीन कलर जो है पूरब में, तो देखिए पूरब में पूर्वी घाट कहेंगे, और पश्चिम में पश्चिमी घाट कहेंगे। आगे पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक यही है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो इसके पूरब में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट है, यानी इसका आपको चौहद्दी बता दिए, चारों साइड क्या है, ठीक है भाई, याद क्लियर रहेगा। अब इस पठार के दो मुख्य भाग है। अब इस पठार का, यानी जो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है या फिर दक्षिण का जो पठार है, इसके दो भाग है। एक तो मध्य उच्च भूमि, ढक्कन का नहीं बाबू, दक्कन, ठीक है। एक तो मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि यानी ये बीच वाला एरिया, मध्य उच्च भूमि है बीच वाला एरिया, एक दक्कन का पठार यानी ये वाला, देखिए है ना, दिख रहा होगा आप लोगों को, अगर मैप से भी देखिएगा तो आपको लग रहा होगा कि सर सच में यहाँ पर जो है दो भागों में बांट करके हम लोग पढ़ सकते हैं, है कि नहीं है। चलिए, तो ये यहाँ से एक एक हो गया, एक यहाँ इधर हो गया। चलिए इनके भी बारे में समझते हैं। तो एक मध्य उच्च भूमि हो गया, इस पठार को पढ़ेंगे, और दूसरा दक्कन का पठार पढ़ेंगे, कोई दिक्कत चलिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब मध्य उच्च भूमि के बारे में समझ लेते हैं बाबू थोड़ा। मध्य उच्च भूमि यानी ऊपर वाला साइड के बारे में। मध्य उच्च भूमि को मालवा का पठार भी कहते हैं, याद रखिएगा, मालवा का पठार किसे कहते हैं, मध्य उच्च भूमि को। कहा जी नींद आ रहेगा, तो नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है ना।
चलिए, तो मध्य उच्च भूमि को क्या कहते हैं? मालवा का पठार कहते हैं। इस पठारी के पूरब में, यानी जो मध्य उच्च भूमि है, इस पठारी के पूरब में महादेव श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विध्यांत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। चलिए थोड़ा पर्वतों पर नजर डालते हैं बाबू, ठीक है, तब आपको मजा आएगा। ठीक है, तो क्या है जी? उत्तर पूरब में महादेव हो गया, उत्तर पश्चिम में अरावली तथा बीच में मध्य में जो है विंध्यास है। ठीक है, चलिए यहां देखा जाए, यहाँ तो नहीं बताया गया, इस फिगर में तो नहीं है बाबू, लेकिन इसी के ऊपर में यहाँ पर जो है पहाड़िया सबके बारे में बताया गया है, इसमें तो नहीं है। चलिए देख लेंगे बाद में हम लोग। ठीक है, मैप ऐड करना चाहिए था, मैप ऐड ऑन नहीं है। ठीक है, चलिए देख लीजिए ना, अब क्या कहता है कि इस पठारी के पूरब में महादेव का पर्वत है, सीधी सी बात है। उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम में इस साइड में अरावली है, अरावली है, और इसके बाद विध्यांत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, और पश्चिम में राजस्थान है, तो यहाँ पर मैप में तो दिखा गया था, देख लेते एक बार फिर से। ठीक है, अच्छा नहीं है तो हम बता ही देते हैं, यहाँ तो है तो बाबू, यहाँ पर में बहने वाली नदी है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में जो बहने वाली नदी है, देखो इस क्षेत्र में जो बहने वाली नदी है, यानी ये जो हमारा मध्य उच्च भूमि है, इसमें बहने वाली नदी कौन कौन सा है? चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन नदी है। कौन कौन सा नदी है? चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन नदी। याद तो रखना ही है, 3 लेसन में तो फिर ही सबको पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, यानी पूरब जो विस्तार है, पूर्वी जो विस्तार है उसको बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी देख लीजिए, फिर इसके बाद इसके विंध्याचल श्रृंखला के दक्षिण में इन्हीं के समांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूरब में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। यानी जो मध्य उच्च भूमि है, तो इसके जो दक्षिण में क्या है बाबू? तो दक्षिण यानी नीचे, तो दक्षिण में समांतर जो है एक सतपुड़ा का पर्वत है, तथा पूरब में अमरकंटक है, यानी पूर्वी साइड में अमरकंटक का पठार है, और छोटा नागपुर का पठार है। चलिए इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। पूर्वी विस्तार में देखिए, अब इसके इस पर्वत के पूर्वी विस्तार में देखिएगा, बुंदेलखंड का नाम आया था, बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, इसके बाद बघेलखंड का पठार, ये सब हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसके उत्तरी साइड में देखिए छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, ये सब क्लियर है बाबू यहाँ तक? तो ये सब जो है इसके आप लोग देखिएगा किस किस साइड में कहां पर है, इन पठारों को आपको याद रख लेना है, तो याद रहेगा। चलिए आगे समझा जाए चीजों को। अब कहता है कि सतपुड़ा की पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर है। तो सतपुड़ा की जो पहाड़ी है वो 1350 मीटर ऊंचा है। आगे चीजों को समझिए। ठीक है, ये तो मैप से भी हम बता ही दिए हैं। ठीक है, अन्ना मुंडी, नीलगिरी, ये सब यहीं पर है। चलिए छोटा नागपुर का विस्तार, जो छोटा नागपुर अभी पठारी दिखाए हैं, छोटा नागपुर का विस्तार बिहार राज्य के गया जिले तक फैला हुआ है। यानी वो जो छोटा नागपुर का पठार है वो कहां तक फैला हुआ है? बिहार के गया जिले तक फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार से बहने वाली नदी, अब देखिए इनसे कौन कौन सी नदी बहती है? तो दामोदर और सोन नदी, और स्वर्ण रेखा नदी भी है। तो दामोदर, सोन और स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक? आगे देखा जाए, छोटा नागपुर का पठार पश्चिमी मध्यवर्ती भाग 1100 मीटर ऊंचा है। यानी जो छोटा नागपुर का पठार है, जो पश्चिम वाला एरिया है, ये कितना मीटर ऊंचा है? 1100 मीटर ऊंचा है, जो पात क्षेत्र कहलाता है। जो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? तो पात क्षेत्र। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी पूछता है कि पात क्षेत्र जो है वो कौन सा पठार है? तो छोटा नागपुर का पठार। इसकी ऊंचाई तो 1100 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और यह सबसे ऊंचा झारखंड पठारी क्षेत्र है, और यहाँ पर जो सबसे ऊंचा जो है ये झारखंड का पठारी क्षेत्र है। ठीक है, ये अभी हम लोग झारखंड का बात कर रहे हैं बाबू। ठीक है, जो झारखंड में पठार है, अब इसी में देखिएगा रांची चले जाएगा, ये रांची तक फैला हुआ है। इसी में हुंडरू का जलप्रपात देखने को मिलेगा, जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अभी आप लोग कभी जाइएगा तो घूमने गए हो? ठीक है, और आपके बुक में भी है, 8 क्लास के बुक में हुंडरू का जलप्रपात हिंदी में, हाँ पढ़ा है ना, हुंडरू का जलप्रपात। तो वहीं पर है, यही पठार से निकलता है। ठीक है, आगे देखा जाए, इसके पूरब में रांची का पठार है। अब इसके पूरब में क्या है? रांची का पठार, जिनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है।
इसका तीसरा पठार हजारीबाग का पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। तो पूरब में रांची का पठार 600 मीटर ऊंचा। अब इसका तीसरा जो भाग है वो पठार है, अब उसकी जो है हजारीबाग का पठार है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पारसनाथ की पहाड़ियां 1365 मीटर ऊंची है। तो अगर आपको पूछेगा कि हजारीबाग की पहाड़ियां में सबसे जो ज्यादा ऊंचा पर कौन से पहाड़ी है, यानी इधर जो अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि 1365 मीटर ऊंचा है। ठीक है, आगे देखा जाए, सतपुरा पर्वत के दक्षिण में तापी की घाटियां हैं। अब सतपुरा जो पर्वत है उसके दक्षिण में तापी की घाटियां हैं। नर्मदा और तापी नदी दोनों नदी जो है उल्टी दिशा में बहती है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती है। ठीक है, नर्मदा ताप्ती है ना, ये दोनों उल्टी दिशा में बहती है। ठीक है, और ये दोनों नदियां उल्टी दिशा में बहती है। अरावली की पहाड़ियां, इस साइड आ जाइए ऊपर, अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर के उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैली हुई है। कहां तक बाबू, जो अरावली पर्वत है वो कहां से फैला हुआ है, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियां भी कहती है, यानी जो दिल्ली के निकट ये पहाड़ियां हैं जो कि किसका, अरावली पर्वत का हिस्सा है, उसे दिल्ली की पहाड़ियां भी कहते हैं। तो ये है बाबू आपका, है ना, प्रायद्वीपीय पठार, जिसका कि आप लोगों को हम कौन सा पढ़ा रहे हैं तो याद रख लीजिएगा, मध्य प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है, क्लियर है बाबू यहाँ तक चीजें आप लोगों को। तो मध्य प्रायद्वीपीय भाग या फिर मध्य उच्च भूमि तक आप लोगों को हम कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए, अब जो हमारा ये जो पूरा जो एरिया था, पूरा जो एरिया था, अब उसे दक्कन का पठार जो हमारा दूसरा भाग था वो चीजों को देखेंगे। कौन सा था, दक्कन का पठार। एक उच्च मध्य भूमि हो गया, प्रायद्वीपीय भाग को दो भागों में बांट के, पर एक उच्च मध्य भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार यानी ये यहाँ से यहाँ तक के निचली भागों को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, याद रखिएगा, दक्कन ट्रैप किसे कहते हैं, दक्कन के पठार को कहते हैं। ठीक है, जो लावा द्वारा निर्मित एवं 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, ये किससे बना है, लावा के द्वारा बना है ये सब पठार। यानी जो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, वोल्केनो, उससे जो लावा निकलता है उससे बना है। जब लावा सूख जाता है तो ये पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, जो कि 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, लंबा चौड़ा है ये। इस पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश, अब इस पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश बाबू, यहाँ देखोगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग, पश्चिम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश चले जाओगे यहाँ पर आ जाएगा आपका, देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक हो गया यहाँ, तमिलनाडु, नीचे में तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको बता दिए कि अधिकांश भाग पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य का भाग आता है इनमें। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर, ये जो पश्चिमी घाट होता है, पश्चिमी घाट पर्वत यानी आपका पश्चिम वाला ये इलाका। ठीक है, तो पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला, यानी यहाँ तक फैला, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका क्या है बाबू, तो ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, क्लियर है, कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला, यानी यहाँ से यहाँ तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। ठीक है, इसे सह्याद्री की पहाड़ियां भी कहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जो पहाड़ी है बाबू, यहाँ से यहाँ तक जो पहाड़ी है, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट से पहले जो पहाड़ी है उसे क्या कहते हैं, सह्याद्री की भी पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, सह्याद्री की भी पहाड़ियां कहते हैं। क्लियर है, इस वाले एरिया के बारे में बता दिए। आगे देखा जाए, अब पश्चिमी घाट पर्वत में 4 प्रमुख दर्रे हैं, यानी जो पश्चिमी घाट का जो पर्वत के बारे में बताया, इसमें कई सारे दर्रे हैं। दर्रे क्या होता है बाबू, एक रास्ता होता है, पहाड़ पर जाने वाला रास्ता होता है। ठीक है, दर्रा। ठीक है, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा है, जो उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। याद रखिएगा, ये सब प्रमुख दर्रे हैं पश्चिमी घाट के। ठीक है, आगे देखा जाए, दक्षिण पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियां द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाता है। तो दक्षिण पश्चिम में जो यहाँ पर नीलगिरी की पर्वत है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप बेहतर तरीके से, वो फिर पूर्वी घाट में मिल जाता है। ये नीलगिरी की पर्वत है, फिर ये पूर्वी घाट से मिल जाता है, यहाँ से फिर क्या मिल जाता है, ये पूर्वी घाट से मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, पूर्वी घाट से मिल जाता है, तथा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, नीलगिरी का जो पहाड़ी है वहां की सबसे ऊंची चोटी कौन है, दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई
670 मीटर है। तथा अगर सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो सर्वोच्च शिखर कौन है? अन्नामुडी की पहाड़ी है जो कि 2695 मीटर है। याद रहेगा अन्नामुडी। ठीक है, ठीक है, अन्नामुडी भी यहीं पर है, नीचे आप लोग देख लीजिएगा मैप में, पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ अन्नामुडी दिख रहा है आप लोग को, नीलगिरी और अन्नामुडी जो कि सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा पर है। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक, याद रहेगा। तो आगे देखा जाए चीजों को। पूर्वी घाट पर्वत महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक 1800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। तो पूर्वी घाट का जो पर्वत है बाबू, वो कहाँ से है? महानदी। महानदी बाबू उड़ीसा के आसपास है। ठीक है, तो महानदी से लेकर के यहाँ आपका कहाँ तक? नीलगिरी तक पर्वत फैला हुआ है, जो पूर्वी घाट का पर्वत है। तो पश्चिमी घाट जो कि गुजरात से आपको बताया कन्याकुमारी तक, पूर्वी घाट में बताए हैं अभी आपको क्या, कि सर महानदी से लेकर के नीलगिरी तक के पर्वत। तो ये पर्वतों के बारे में बता दिए। इसके बाद पूर्वी घाट की पहाड़ियां पश्चिम की पहाड़ियों से बिल्कुल अलग है। यानी जो पूर्वी पहाड़ियां हैं वो पश्चिम की पहाड़ियों से अलग होगा। यह अधिकांश कटा छटा है, यानी कहीं छोटा कहीं बड़ा कटा छटा है। ठीक है, अब इस एरिया से कौन कौन सी नदी बहता है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी जो है ये इसे अलग करता है, और इस यहाँ से ये सब नदियां निकलती है। ठीक है बाबू, तो यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट है, चीजें को समझ में आ गया। अब देखिए पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां के बारे में समझ लेते हैं। जो पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां उनमें कौन कौन है? तो उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत, याद रखिएगा उड़ीसा में कौन है? तो जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां जो आपका उड़ीसा से लेकर के कहाँ तक? नीलगिरी पर्वत तक आया है, उसमें उड़ीसा में उस पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो महेंद्रगिरी पर्वत। आपको पूछता भी है क्वेश्चन कि महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है? उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश में नलमलाई कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में उस पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? नलमलाई। पांडकोटा तमिलनाडु ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। फिर इसके बाद तमिलनाडु में अन्नमलाई, जो कि अभी आपको बताएं, अन्नमलाई, पचामलाई, शिवराय, ठीक है, पलनी, याद रखिएगा ये पर्वत श्रृंखला है वहां पर। अब तमिलनाडु बाबू तमिल भाषा है तो वहां का अलग ही नाम होगा। ठीक है, तथा वेलगरी, तथा वेलगरिया पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। ये सब क्या है बाबू? पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। तो पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां, इनसे बहने वाले नदी के बारे में आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो इसी के साथ हमारा प्रायद्वीपीय जो भाग था, ठीक है, या फिर दक्षिण का पठार बोल सकते हो, ठीक है, या दक्षिण ट्रैप बोल सकते हैं, तो ये आपका कंप्लीट होता है, जो कि हम अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं। ठीक है।